वहीं होटल की हल्की सी रोशनी के बीच विशाल ने देखा, ये वही लड़की है जिसे अभी कुछ देर पहले कास्टिंग के नाम पर डायरेक्टर संजय दीवान ने उसका फायदा उठाया था। वही लड़का जब जाह्नवी की ओर मुड़ा तब विशाल ने उस लड़के के चेहरे को भी ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी बादामी आंखें, हल्की सी बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, सीधी नाक, एक पुरानी सी शर्ट और एक पुरानी सी जीन्स पहने हुए हैं। लड़के का नाम विक्रांत है। वो कह रहा है, मैं तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेता अगर तुमने वो सब ना किया होता जो कुछ भी आज किया। काश तुम वो सीमा नहीं लांघती। सॉरी टू से, बट आई कांट एक्सेप्ट यू। मैं किसी और की इस्तेमाल की हुई लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे कल्चर से नहीं बिलोंग करता। सॉरी। इतना कहते हुए वो लड़का गुस्से में वहां से निकल जाता है और वहीं जाह्नवी विक्रांत के जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है और भागते हुए सीधे होटल राजमहल में दाखिल हो जाती है। उस वक्त विशाल उसके ठीक सामने खड़ा है और जाह्नवी दौड़ते हुए ठीक उसके पास से होकर गुजर जाती है और सीढ़ियों से भागते हुए सीधे रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती है और कमरा बंद करके जोर जोर से बिलख कर विक्रांत का नाम लेकर रोने लगती है। विक्रांत, विक्रांत। उसकी रोने और चीखने की आवाजें पूरे होटल राजमहल में गूंज उठती हैं। वहीं दोबारा से रात के 3:30 बज जाते हैं और देखते ही देखते वापस से पूरे होटल राजमहल में आग लग जाती है। वहीं चौथे माले पर मौजूद होटल के कमरा नंबर 4012 से चीखने और रोने की आवाजें बढ़ती ही जाती हैं। इस चीख में दर्द भी है और तड़प भी, अपनों को खोने का गम, प्यार में टूटने का गम और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपनी इज्जत और आबरू को खोने का गम। जब ये सारे गम एकजुट हो जाते हैं तब इंसान तो क्या, इंसान के जिस्म में बसती रूह भी बिलख बिलख कर अपनी मुक्ति की भीख मांगती है। विशाल ये दर्द, ये चीखे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने कानों पर हाथ रखकर होटल में मौजूद कई सारी आत्माओं की चीख इस जाह्नवी की पीड़ा के बीच से होकर गुजरते हुए होटल राजमहल से वापस निकलकर सड़क की खाक छालने लगता है और उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जाह्नवी की आत्मा की मुक्ति की बात चल रही है। कैसे दिलवाऊंगा मैं जाह्नवी की आत्मा को मुक्ति? मैं तो सिर्फ उसका नाम ही जानता हूं, उसके बारे में। वो कौन थी और कहां रहती थी? उसके परिवार वाले अब कैसे हैं और किस हाल में हैं? ये कुछ भी तो नहीं जानता मैं। अभी विशाल जाह्नवी और उसके बारे में सोचते हुए रास्ते से गुजर ही रहा होता है कि उसकी निगाहें एक बड़े से होर्डिंग बैनर पर पड़ती है। लेकिन उस बैनर की ओर बिना कोई खास तवज्जो दिए विशाल आगे बढ़ जाता है। तभी कुछ कदम आगे बढ़ते हुए विशाल के कदम अपने आप कुछ सोचते हुए ठहर जाते हैं और वो वापस से मुड़कर उस बड़े से होर्डिंग की ओर देखने लगता है। ये एड एक टूथपेस्ट के नए ब्रांड का एड है जिसमें एक लड़का जो बेहद हैंडसम है और जो मुस्कुराते हुए एक शानदार पोज देकर टूथपेस्ट को पकड़े एक सुंदर सी लड़की के बगल में खड़ा है। उस होर्डिंग में मौजूद ये मुस्कुराता हुआ चेहरा विशाल को कुछ जाना पहचाना सा नजर आता है। विशाल अभी जाह्नवी के ख्याल को लेकर डिस्टर्ब था, इसीलिए उसे अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ता है। लेकिन तभी इस बड़े से होर्डिंग में मौजूद लड़के की बादामी गोल आंखें और सीधी लंबी नाक विशाल को याद आ जाती है कि उसने इस चेहरे को कहां देखा है। अरे ये तो विक्रांत है, अभी अभी जिसे मैंने होटल राजमहल में देखा। इसका मतलब ये आज भी बस एक स्ट्रगलिंग मॉडल ही है। क्या जाह्नवी के बारे में मुझे विक्रांत से कुछ पता चल सकता है? इस बारे में सोचकर विशाल खुद से ही बड़बड़ाता जाता है। लेकिन ये विक्रांत मुझे कैसे मिलेगा?
कैसे कैसे कैसे? तभी विशाल के कान में मुरली फुसफुसाता है, अबे नीचे देख, नीचे। तभी उस बड़े से होर्डिंग के नीचे मौजूद एड एजेंसी के नंबर को देखकर विशाल के दिमाग की बत्ती जल उठती है। विशाल खुशी से चहकते हुए बोलता है, थैंक यू बंसी। तभी फटाक से मुरली ने बुरा मानते हुए बोला, अबे मैंने बोला है मुरली ने। यह सुनकर विशाल मुस्कुराने लगता है। इस एड एजेंसी के नंबर के बेसिस पर मैं पता लगा लूंगा कि ये विक्रांत आजकल क्या करता है और ये मुझे कहां मिल सकता है। विशाल जल्दी से अपने काम को और आसान करने के लिए इस बड़े से बोर्डिंग की एक तस्वीर भी खींच लेता है और जल्दी से घर पहुंचकर विशाल सुबह सुबह ही चाय पीकर अपनी थोड़ी थकान मिटाते हुए उस एड एजेंसी, जिसका नाम मंत्रा एड एजेंसी है, के पते पर पहुंच जाता है। विशाल एड एजेंसी में दाखिल होता है और सीधे रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचकर वहां मौजूद अटेंडेंट लेडी से पूछता है, एक्सक्यूज मी मिस, माय नेम इज विशाल। लड़की विशाल के चेहरे की ओर देखकर उससे पूछती है, यस विशाल, हाउ कैन आई हेल्प यू? विशाल अपनी भारी आवाज में कहता है, जी दरअसल मैं यहाँ पर एक्टर विक्रांत का नंबर लेने आया हूँ। मुझे उनको अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए कास्ट करना है। वो लड़की कहती है, श्योर सर, और विक्रांत का नंबर विशाल को दे देती है। विशाल थैंक यू बोलकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद उस एड एजेंसी से निकलने के साथ साथ विशाल सामने से विक्रांत को कॉल करके पूछता है, हेलो विक्रांत। सामने से विक्रांत जवाब देता है, जी हाँ बोल रहा हूं, आप कौन? विशाल ने जवाब दिया, मैं एक प्रोड्यूसर हूं। मैं इन दिनों एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे लीड फेस के तौर पर आपकी जरूरत होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रांत एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, इसलिए ये खबर सुनकर वो खुशी खुशी राजी हो जाता है और फिर फोन पर विशाल को अपने घर बुला लेता है। वहीं सुबह करीब 11 बजे के आसपास विशाल बड़ी गर्मजोशी के साथ विक्रांत से मिलता है। दोनों कॉफी पीते हुए आपस में बात करने लगते हैं। वहीं विशाल विक्रांत के साथ अपने फेक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की स्टोरी डिस्कस करने लगता है। विक्रांत, तो कहानी ऐसी है, ये कहानी एक यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की के बारे में है जो एक्टर बनने के लिए अपने घर तक को छोड़कर चली आई। फिर बाद में एक बड़े फेमस से डायरेक्टर ने उस लड़की को अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का झांसा देकर कास्टिंग काउच का शिकार बना लिया। ये सब कहते हुए विशाल बड़े गौर से विक्रांत के हाव भाव पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए है। कास्टिंग काउच के इंसिडेंट के होने के बाद जहां लड़की वापस अपने घर नहीं लौट सकती, वहीं ये सब होने के बाद उस लड़की के बॉयफ्रेंड तक ने उसका साथ नहीं दिया। उसने उसे ठुकरा दिया और कहा कि मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं। मैं एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जो मजबूरी के नाम पर किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाए। ये सुनते ही विक्रांत भौचक्का रह जाता है और विशाल की कहानी में घोस आ जाता है। वहीं विशाल आगे भी कहानी सुनाते जा रहा है। आगे लड़की के साथ उस लड़के का खूब झगड़ा हुआ। इस कहानी में उस लड़के का नाम है, चलो विक्रांत रख लेते हैं। वैसे विक्रांत, तुम्हें तो पता होगा ही ना कि उस लड़की यानी जानवी का घर कहां पर है? विक्रांत कहानी के फ्लो में बोल देता है, हाँ, जानवी का घर दौसा में है। और इतना कहते ही विक्रांत खुद अपनी ही बात पर चौंक जाता है। वहीं विशाल अपनी घूरती हुई आंखों से विक्रांत को देखता जा रहा है। अब इतना बता ही दिया है तो पूरा बता दो कि जानवी कहाँ रहती थी और उसके परिवार में कौन कौन है। अब तक विक्रांत को भी ये रियलाइज हो चुका है कि उसके सामने अभी जो भी इंसान बैठा हुआ है वो उसके अतीत के बारे में अच्छे से जानता है। तभी विशाल अपने तुरुप का पत्ता खोलते हुए कहता है, ठीक समझा तुमने,
मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं और मैं होटल राजमहल से आया हूं और उस होटल में आज भी जानवी की आत्मा भटक रही है। ये सुनते ही गुस्से में आग बबूला होकर विक्रांत चीखते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। विशाल कहता है, मेरा यकीन करो, तुम्हारी और जानवी की लड़ाई हुई थी ना उसी होटल राजमहल के बाहर। विक्रांत हैरानगी भरी नजरों से विशाल की ओर देखकर कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? इसके बारे में तो मेरे और जानवी के अलावा और कोई नहीं जानता। विशाल कहता है, मैं जानता हूं। मैं उसी होटल राजमहल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता हूं और आज भी जानवी की आत्मा उसी होटल राजमहल में फंसी हुई है। उसे मुक्त कराना है। प्लीज प्लीज हेल्प करो मेरी। विक्रांत अब भी यह सब कुछ यकीन नहीं कर पा रहा। वो सवालिया नजरों से पूछता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो होटल तो कई साल पहले जल चुका था। विशाल समझाते हुए कहता है, हाँ, वो होटल 7 साल पहले जल चुका था, लेकिन वो होटल दोबारा से एक बार फिर खड़ा हो गया है और जानवी के साथ हर रात वही दरिंदगी होती है। प्लीज मेरी हेल्प करो, निकाल लो उसे उस नरक से। उसे मुक्ति दिलाने में मेरी मदद करो, चाहे कुछ भी हो। एक वक्त पर तुम उससे प्यार करते थे ना? वो तुमसे कितना प्यार करती थी? कम से कम अपनी मोहब्बत के बारे में सोचकर मेरी हेल्प कर दो। विक्रांत पूछता है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं? विशाल कहता है, तुम बस ये बता दो कि दौसा में जानवी के माँ बाप कहाँ रहते हैं। विक्रांत कुछ याद करते हुए बताता है, दौसा में बंदी कोई नाम की एक जगह है जहां जानवी के परिवार वाले राठौर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके गांव में आटे की चक्की की एक बड़ी मशीन है जो जानवी के पापा की ही है। राठौर नाम से कुछ दुकान का नाम है। शायद 7 साल के बाद भी वो जगह अब भी बरकरार हो। बंदी कोई जाने पर तुम शायद उनके परिवार वालों के बारे में पता लगा सकते हो। ये सुनकर विशाल की आंखों में कुछ राहत दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद की एक नई किरण मिल चुकी है। और फिर वहां से सीधे विक्रांत के घर से निकलकर विशाल अपनी नई मंजिल यानी बंदी कुई के लिए निकल जाता है और सीधे जयपुर से बस पकड़कर दोपहर के करीब 3:30 बजे वहां पहुंचता है। विशाल के साथ हर पल उसकी हर मुसीबत में साथ देने के लिए बंसी और मुरली भी मौजूद है, जो साए की तरह हमेशा उसके साथ साथ चलते जा रहे हैं। सीधी धूप पड़ने पर बंसी झल्लाते हुए कहता है, अरे विशाल, अपने साथ क्या एक छोटा सा छाता लेकर नहीं चल सकते थे? धूप में और ज्यादा सांवला हो जाऊंगा। वहीं मुरली बंसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो, मर जाने के बाद भी इसे अपने थोबड़े की पड़ी है। इतना कहकर विशाल और मुरली दोनों हंसने लगते हैं। वहीं बंसी मायूस हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बंदी कुई में पूछताछ करने के बाद विशाल सीधे उस चक्की मशीन के पास पहुंचता है, जो एक घर के साथ ही अटैच होती है। वहां विशाल को एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है, जो तकरीबन 70 के लपेटे में है। उस बूढ़े आदमी को देखकर विशाल थोड़ी हिम्मत के साथ उससे पूछता है, जी काका, क्या आप ही चंद्रभान राठौर जी हैं? वो बूढ़ा आदमी विशाल की ओर घूर कर देखता है, जैसे कि जानना चाहता हो कि वो कौन है और यहां क्यों आया है और उसे कैसे जानता है। चंद्रभान विशाल की आंखों में घूरते हुए अपनी रौबीली मगर थोड़ी सी थकी आवाज में पूछता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? विशाल कहता है, मेरा नाम विशाल है और मैं होटल राजमहल से आया हूं। मुझे
आपकी बेटी के सिलसिले में आपसे बात करनी है। चंद्रभान कहते हैं, बेटी? उस लड़की को मेरी बेटी तो कहना नहीं, जो अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत उछालकर उन्हें छोड़कर चली गई थी। और तुम भी यहां से निकल जाओ, अगर तुम उसकी वकालत यहां करने आए हो तो, क्योंकि वो 7 साल पहले ही मर चुकी है। वैसे हमारे लिए तो वो कब की मर चुकी थी। काका, मैं उसकी वकालत करने नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपकी बेटी आज भी अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़पती है। ये सुनकर चंद्रभान बौखला जाता है और गुस्से में विशाल को कहता है, 7 साल पहले उसी होटल राजमहल में जलने से उसकी मौत हो गई थी, फिर वो हमारे लिए कैसे तड़प सकती है? विशाल लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, काका, मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। आप प्लीज कल सिर्फ एक बार टाइम निकालकर आ जाइए रात 11 बजे होटल राजमहल में। मेरी ये विनती है आपसे। वहां आकर आप सब समझ जाएंगे। चंद्रभान अपनी अकड़ भरी आवाज से विशाल को कहता है, नहीं आना है हमें, कहीं नहीं आना। आपकी बेटी सिर्फ एक बार आपको देखना चाहती है। क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? चंद्रभान चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो! उसने पूरे गांव में हमारी नाक कटा दी थी, हमारी इज्जत और आबरू पर लांछन लगा दिया था। वहीं ये सब शोर सुनकर चंद्रभान की पत्नी लाजवंती देवी भी घूंघट काढ़े हुए दरवाजे से झांककर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। और कहीं ना कहीं उनकी ममता भरी आंखों में एक एहसास है अपनी बेटी को लेकर, जो आज भी बिलख रहा है। अपनी बेटी के बारे में सुनकर लाजवंती के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो पिछले 7 सालों से अपनी उन ममता भरी आंखों में रोक कर रखे थे। वहीं विशाल आखिरी बार चंद्रभान से विनती करते हुए कहता है, काका, कभी कभी ऐसा होता है जब इंसान के सामने किसी की अहमियत कम हो जाती है, लेकिन कुछ रिश्ते हमारे लिए ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मिटते, और उनका साथ छूट जाने के बाद भी वो हमें हमेशा हमेशा याद रह जाते हैं। लाजवंती जल्दी से भागते हुए विशाल की तरफ जाती है और कहती है, मुझे बस एक बार अपनी लाडो को देखना है। चंद्रभान कहते हैं, नहीं। जाह्नवी के पिता के होटल राजमहल जाने के लिए मना करने पर विशाल थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हुए कहता है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी सब आपकी मर्जी। और वहां से जाते जाते भी विशाल कहता जाता है, अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी बेटी से दिलो जान से प्यार किया होगा तो आप लोग कल जरूर होटल राजमहल रात 11 बजे के बाद पहुंच जाएंगे। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर विशाल लौट आता है। वहीं विशाल के सामने तो चंद्रभान ने कुछ भी कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी आंखें अपनी बेटी के बारे में सुनकर नम हैं और वे अपनी पत्नी लाजवंती की तरफ देखते जा रहे हैं। वहीं देर रात होटल राजमहल में विशाल जब जाह्नवी की किस तरह से मदद कर सके इस बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे दोबारा से होटल की लॉबी से होकर गुजरता हुआ संजय दीवान नजर आता है, जो अपने हवस भरे मंसूबों को पूरा करने के लिए वापस से होटल राजमहल के कमरा नंबर 4012 की ओर बढ़ता जा रहा है। इस बार भी विशाल खुद के अंतर्मन को रोक नहीं पाता और दोबारा से उस कमरे की ओर बढ़ने लगता है। और वहीं कमरे में पहुंचकर फिर से एक बार जाह्नवी की अस्पत पर संजय दीवान दाग लगाता है। वहीं पिछली रात की तरह कास्टिंग काउच के नाम पर जाह्नवी के शरीर के हर हिस्से पर अपनी नापाक नजरों से घूरना, शरीर के हर हिस्से को छूना, सब कुछ हूबहू पिछली रात की तरह उसे अलग अलग खूबसूरत कपड़े पहनाकर
संजय अपने काल्पनिक वासना को पूरा करता है, जिसे मजबूरी में अपने करियर को बनाने के एवज में जानवी पूरा करती जाती है। और ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि संजय देवान के हवस की प्यास नहीं बुझती। जब काफी देर बाद संजय उस कमरे से लौटने लगता है, तब जानवी संजय के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मुझे ये रोल दे दीजिए। मैंने इस रोल को पाने की खातिर अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया। वहीं अपनी हैवानियत के साथ हंसी हंसते हुए संजय दीवान कहता है, अभी तुम पर काफी काम करना बाकी है। हटो अब मेरे रास्ते से, मुझे और भी काम है। मैं कल फिर आऊंगा तुम्हें दूसरी ट्रेनिंग देने के लिए। इतना कहकर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए संजय दीवान वहां उस कमरे से मुस्कुराता हुआ चला जाता है और अपने पीछे निराशा के गहरे कुएं में तड़पती एक स्ट्रगलिंग एक्टर, जिसे एक प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज करने वाली बनाकर छोड़ देता है। और उसके बाद जानवी की वही रोने की आवाज दोबारा से पूरे होटल राजमहल में गूंजने लगती है। इस रोने में इतना बेतहाशा दर्द है कि पत्थर से पत्थर इंसान के दिल को भी पिघला दे। वहीं विशाल, जो ये सब कुछ पिछले 2 दिन से लगातार देखता जा रहा है, उसके लिए अब ये सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका है और वो ये सब देखकर सुनकर जैसे पत्थर बन चुका है। और आखिर में वो एक ही डिसीजन पर पहुंचता है, जो इंसानियत, ईमान रखने वाले इंसान के लिए बेहद ही मुश्किल है, लेकिन उसे एक आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। वो उसी रात कंप्यूटर डेस्क पर संजय दीवान के बारे में जितना कुछ हो सकता है एक एक छोटी सी छोटी डिटेल्स निकालता जाता है। वो कहाँ रहता है, किससे मिलता है, किस फिल्म पर अभी काम कर रहा है, घर परिवार में कौन कौन है, सब कुछ, जो कुछ भी उसे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है, हर एक चीज की बारीकी से जांच करता है। और एक प्लानिंग उसके दिमाग में इन सभी जांच पड़ताल को करने के बाद चलने लगती है। वहीं सुबह 3:30 बजने के साथ ही जानवी की दिल तोड़ देने वाली रोने की आवाज पूरे होटल में गूंजने लगती है और देखते ही देखते होटल राजमहल में दोबारा से आग लग जाती है। विशाल अपनी आंखों में आंसू लिए होटल राजमहल से निकल आता है और अब वो किसी भी हाल में जानवी को मुक्ति दिलाकर ही रहेगा। वहीं जब थका हारा विशाल अपने घर लौटता है, उस वक्त प्रिया उसके कमरे में ही बैठी हुई है, जैसे कि उसका ही बेसब्री से इंतजार कर रही हो। वहीं विशाल के गंभीर चेहरे की तरफ देखकर प्रिया उससे पूछती है, विशाल तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? विशाल प्रिया की बात का जवाब देते हुए कहता है, प्रिया, एक लड़की को लेकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। रोज होटल राजमहल में तड़पती है, अपनी मुक्ति की भीख मांगती है। मैं बहुत परेशान हूं। प्रिया टॉन्ट करते हुए विशाल से कहती है, तुम्हें दुनिया में सभी लड़कियों की परेशानियां दिखती हैं, लेकिन मेरी नहीं दिखती। विशाल झुंझलाते हुए कहता है, और गॉड सेक प्रिया, तुम कहां उन सब से खुद को कंपेयर कर रही हो? वो सभी भटकती हुई आत्माएं हैं और तुम एक इंसान हो। लेकिन प्रिया आज विशाल के जवाब के बदले जवाब देने के मूड में थी। तुम मेरे भी भूत बनने का वेट कर रहे हो क्या? क्या तभी तुम्हें मेरी भी परेशानियां नजर आएंगी? विशाल टेंस होकर कहता है, प्रिया यार ये कोई मजाक की बात नहीं है। वहीं प्रिया कहती है, नहीं मैं गलत थी। विशाल तुम जब से ये जॉब कर रहे हो तुम टोटली बदल चुके हो। मैं तो सोचती हूं कि मैंने गलती कर दी तुमसे प्यार करके। तभी अपने आप से कंट्रोल को खोते हुए विशाल कहता है, प्लीज प्रिया, मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। प्लीज प्रिया यहां से निकल जाओ। मैं अभी अपने आपे में नहीं हूं। मैं कुछ भी कह दूंगा और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। प्लीज यहां से चली जाओ।
प्लीज। ये सुनकर प्रिया दरवाजा धड़ाम से बंद करते हुए पैर पटक कर वहां से चली जाती है। वहीं प्रिया के वहां से गुस्से में जाते ही बंसी विशाल के बाएं कान में फुसफुसाता है। अच्छा किया, ये इसी काबिल थी। वहीं मुरली दाएं कान में फुसफुसाता है। विशाल, बहुत सर पर चढ़ा रखा था तुमने। ये सुनते ही विशाल जोर से झल्ला कर कहता है, चुप करो तुम दोनों, निकल जाओ यहां से तुम भी। दोनों वहां से जाते हुए कहते हैं, हमें क्यों डांट रहे हो तुम? वहीं विशाल उन दोनों के वहां से जाने के बाद कुछ देर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में संजय दीवान के साथ क्या करना है इसकी प्लानिंग चलती जा रही है। वहीं हेवेंस रिजॉर्ट पर सुबह के 10:30 बजे उस वक्त एक खूबसूरत सी लड़की स्विमिंग पूल में बड़ी ही खूबसूरती से नहा रही होती है और एक जोड़ी नजरें काफी देर तक उसकी तरफ ही देखती जा रही है, जैसे कि वे उस पर ही नजर रख रही हो। जब नव्या नहाकर स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है तब वो एक जोड़ी नजरें नव्या की ओर बढ़ने लगती हैं। नव्या अपने भीगे हुए नाजुक शरीर को एक टॉवल से पोंछती है और उसी टॉवल को अपने इर्द गिर्द लपेट लेती है। तभी अचानक से एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हेलो, आई एम विशाल, मैंने ही आपको कॉल किया था। नव्या विशाल को ऊपर से नीचे की तरफ देखती है, जैसे कि वो अपनी आंखों से एक्सरे कर रही हो। वहीं विशाल आगे कहता है, नव्या जी, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैंने आपको पहली दफा एक पार्टी में देखा था। आप वहां अपने डैड के साथ आई थी। आपको देखने के बाद से ही मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूं और मैं उस सिलसिले में ही आपसे बात करने आया हूं। वहीं विशाल को चौंकाते हुए नव्या ने कहा, तुम हो कौन और तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो? विशाल ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और अपनी घबराहट को छिपाने के लिए नीचे देखने लगता है। वहीं नव्या कहती है, मैं पापा के साथ तो क्या किसी भी पार्टी में नहीं जाती। Who the hell are you? तुम्हारा मुझसे मिलने का पर्पस क्या है? अभी बताते हो या फिर सिक्योरिटी को बुलाऊं? विशाल इस बात पर सीरियस हो जाता है और कहता है, पता नहीं, मैं जो आगे बताने वाला हूं उन बातों पर आप यकीन करेंगे या नहीं? नव्या पूछती है, बताओ जो भी बताना है। उसके बाद सारी बातें एक एक करके विशाल बताता चला जाता है और कहानी के हर मोड़ को सुनते हुए नव्या की आंखें हैरानी में खुलती चली जाती हैं। उसके साथ ही विशाल कई और बातें नव्या के डैड संजय दीवान के बारे में बताता है। आखिर में विशाल कहता है, योर फादर नीड्स टू लर्न अ लेसन। और यहीं नव्या की आंखों में विशाल की बातों को सुनकर हैरानी छलकने लगती है। वहीं रात का वक्त है। एक जगह पर शूटिंग की तैयारियां चल रही हैं। वैनिटी वैन में एक लड़की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में अपना मेकअप करा रही है। ये लड़की बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस है जो इस वक्त फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर संजय दीवान के साथ उनकी नई फिल्म में काम कर रही है। वहीं वैनिटी वैन में एक तरफ बैठे हुए उस लड़की की ओर ललचाई नजरों से देखते हुए संजय दीवान उसकी कुछ तस्वीर खींचता है और लड़की का मेकअप हो जाने के बाद जब मेकअप आर्टिस्ट वहां से चली जाती है तब उसके हिप्स पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, आज इस आइटम सॉन्ग में बस आग लगा देना। लड़की को संजय दीवान का यह बिहेवियर ठीक नहीं लगता, लेकिन काम करने की मजबूरी की वजह से वो गुस्से का घूंट पी जाती है। वहीं संजय दीवान वैनिटी से निकलकर सभी जूनियर आर्टिस्ट और उस एक्ट्रेस और कैमरामैन को शूटिंग स्टार्ट करने का डायरेक्शन देता है और अपनी डायरेक्टर वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अभी संजय दीवान अपना काम करते हुए बिजी होने ही वाला होता है कि तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजती है। ये एक व्हाट्सएप फोटो मैसेज है और उस तस्वीर की तरफ देखते ही
संजय दीवान के चेहरे पर हवाइयां से उड़ने लगती हैं। वो देखता है कि उस तस्वीर में उसकी अपनी बेटी नव्या दीवान मौजूद है, जिसने सिर्फ 2 पीस ही कपड़े पहने हुए हैं और वो इस वक्त एक बिस्तर पर मौजूद है, जिसके दोनों हाथ बिस्तर के ऊपरी हिस्से से 2 फर वाले हैंडकफ से बंधे हुए हैं। उसकी नाजुक कमर दिखाई दे रही है और वो मजबूर लग रही है, और ये तस्वीर देखने से किसी बेहद ही शानदार और आलीशान होटल का कमरा लग रहा है। तभी इस तस्वीरों को देखकर अभी संजय दीवान खुद को संभाल भी नहीं पाया होता है कि इतनी देर में उसे सामने से एक अननोन नंबर से कॉल आता हुआ नजर आता है। संजय दीवान अपनी घबराई हुई हालत में फोन कॉल को उठा लेता है, और इससे पहले कि संजय कुछ कह पाता, सामने से फोन पर एक आवाज आती है। कहो संजय दीवान, कैसी लगी ये फोटो? तुम्हारे लिए खास ताजा तरीन कच्ची कली लेकर आया हूं। इस बात को सुनकर बौखलाते हुए संजय दीवान चिल्लाता है, You bastard! Who the hell are you? तेरी इतनी हिम्मत? वो मेरी बेटी है। वहीं विशाल संजय का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दूसरों की बेटियां तो बेटियां नहीं लगती ना, तो फिर आज तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? संजय दीवान जोर से चिल्लाकर गाली देने की कोशिश करता है कि तभी सामने से विशाल कहता है, गाली देने से कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो, जो कमरा तुम्हारे नाम से साल भर से होटल राजमहल में बुक रहता था ना, उसी होटल राजमहल में चुपचाप से चले आओ। हैरान होकर संजय दीवान कहता है, होटल राजमहल? लेकिन वो तो कब का जलकर खाक हो चुका है। हो चुका था, लेकिन तू आज रात 11 बजे खुद यहां होटल राजमहल आकर देख ले, क्योंकि तेरी बेटी यहां तेरा इंतजार कर रही है। अगर तुम उसकी जान नहीं बचा पाए और कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हम काफी सारे लोग हैं। ये धमकी देकर विशाल फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं संजय के दिमाग की धज्जियां उड़ चुकी हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे, क्योंकि बेटी की इज्जत दांव पर लगी है। जो सारे जमाने की बेटियों की इज्जत से खेला करता था, उसी की बेटी की इज्जत आज लुटने को तैयार है। वहीं रात के 11 बजे के बाद होटल राजमहल में सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल जैसा लग रहा है, लेकिन ये तूफान के पहले आने वाली शांति का प्रतीक है। वहीं विशाल अपने डेस्क पर मौजूद हमेशा की तरह अपना काम कर रहा है, लेकिन उसे बेसब्री से किसी के आने का इंतजार है, क्योंकि वो अपना प्लान बना चुका है। बस उसे अपने शिकार के आने का इंतजार है। तभी वहां होटल राजमहल के बाहर एक बहुत सी बड़ी ब्लैक कार तेजी से आकर रुकती है, इतनी रफ्तार से जैसे कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका हो, और अपने आप ही होटल राजमहल के सामने पहुंचते ही इस कार के ब्रेक लग गए हों, और तभी एक झटके से होटल राजमहल का वही बड़ा सा आलीशान दरवाजा खुलता है, और दरवाजे से भागते हुए हड़बड़ी सी हालत में संजय दीवान दाखिल होता है। उसे होटल राजमहल को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि ये होटल जलकर 7 साल पहले खाक हो चुका था। तो फिर ये यहां क्या कर रहा है? ये बात उसे समझ नहीं आ रही। वहीं होटल की लॉबी में पहुंचकर संजय दीवान जोर जोर से चिल्लाने लगा, नव्या, नव्या, कहाँ हो मेरी बेटी? तभी होटल राजमहल की बत्तियां अचानक से बुझ गई, और अचानक से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी दर्दनाक है कि संजय दीवान के होश फाख्ता हो गए, और उसके कानों से खून बहने लगा। धीरे धीरे रोने की आवाज बढ़ती ही चली गई, और जैसे ही रोशनी हुई, अपने सामने उस चेहरे को देखकर संजय दीवान के पैरों तले जमीन खिसक गई।
जिंदा नहीं हो सकती। अपनी हकलाती हुई आवाज में संजय दीवान जानवी के चेहरे को देखकर जैसे पागल सा हो गया। वहीं जानवी ने इन 7 सालों में पहली बार हंसते हुए कहा, किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? तुम फिर कौन हो? कौन हो तुम? जानवी पलक झपकते ही संजय दीवान के पास पहुंच गई और उसने कहा, तुम्हारी मौत। तो क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या जानवी संजय दीवान को मारकर अपना बदला ले लेगी? क्या जानवी के माँ बाप आएंगे उससे मिलने?